हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, जिसमें हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम थ्योरी की ऊपर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक आपको पता है कि बीकॉम में काफी ज्यादा आता है। और मैं इसके आपको नोट्स भी देने वाला हूँ, और वो नोट्स नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां से, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छे टॉपिक आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के अंदर बनती है। लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेशन होती है कंपनी की। तो कंपनी एक लीगल एंटिटी भी होती है। तो बंद बंद कैसे होगी कंपनी? जब बनती है लॉ से है, तो बंद कैसे होगी? बंद भी लॉ के अंदर ही होगी। तो जो कंपनी बंद होती है प्रोसेस ऑफ लॉ, उसी को बोलते हैं लिक्विडेशन। सो लीगल प्रोसेस जो होता है वाइंडिंग अप का, वाइंडिंग अप का मतलब बंद होना, समेटना। ठीक है ना? बंद होना। सो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का एक लीगल प्रोसेस होता है, उसी को हम लिक्विडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। सो जरूरी नहीं है कि इंसॉल्वेंट कंपनी ही लिक्विडेट होती है। वो तो बात ठीक है कि भाई अगर कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं है अपने उधार को चुकाने के लिए, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। ये तो हमें समझ में आता है, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभार इवन सॉल्वेंट कंपनी भी लिक्विडेट हो जाती है। कैसे हो जाती है? कभी कभार आपको कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है कि भाई इस डेट को, इस ईयर में आपको लिक्विडेट होना ही होना है। कभी कभार कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देती है कंपनी मीटिंग में कि हमें इस वजह से कोई वजह है, और वो वजह आर्टिकल में नहीं थी, लेकिन स्पेशल उसे पास करके वो कंपनी को लिक्विडेट करवा दिया गया। या बहुत सारे लोगों ने कहा लिक्विडेशन करने के लिए ड्यू टू की कंपनी फ्रॉड फाइनेंस में चल रही थी। तो उस तरीके से कंपनी सॉल्वेंट कंपनी पे लिक्विडेट हो सकती है। अब प्रोसीजर की अगर बात करें, कैसे प्रोसीजर होता है लिक्विडेशन करने का, तो कंपनी क्या करती है? पहले तो लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। एक लिक्विडेटर होता है जो कि एक ऐसा बंदा जो पूरी लिक्विडेशन पूरी कंपनी की संभालता है, इसके हाथ में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन करता है पूरा लिक्विडेशन। ठीक है? ये क्या करेगा? कंपनी के एसेट को बेचेगा, उसमें से जो पैसा आएगा सारे क्रेडिटर के उधार को चुकाएगा। ठीक है? और उसमें से अगर कोई सरप्लस बचेगा, फिर वो सारा शेयर होल्डर में बांट देगा, क्योंकि वो मालिक है, उनमें सब कुछ बांट देगा। और ये भी आपको समझना जरूरी है कि जो भी क्लेम होगा, क्लेम मतलब जो भी उधार वाले चुकाने हैं, उनको एक स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब ऑर्डर ऑफ पेमेंट में चुकाना है। कंपनीज एक्ट में एक ऑर्डर बता रखा है कि पहले इसको पे करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ऐसा नहीं करना कि आप कुछ भी पहले पे कर दो। तो वो जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में पे करता है। और ये सारा हिसाब किताब एक स्टेटमेंट में शो करता है, जिसका नाम है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है लिक्विडेटर को, ताकि वो ये दिखा सके कि कंपनी के एसेट्स को कहाँ कहाँ बेचा, और कैसे पेमेंट करी, कितनी करी, और कितना सरप्लस लेफ्ट हुआ, ये सब कुछ उसमें दिखाना पड़ता है। तो देखो कैसे बनता है, वो इस तरीके से कुछ बनता है। तो ये लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऐसे बनता है। देखो इसमें सबसे पहले जो कि कंपनी के पास कैश होता है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। देखो कैश तो बेच नहीं सकते ना हम, तो टू कैश इन हैंड यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ये एक रियल अकाउंट होता है, डेबिट साइड से बढ़ता है, और क्रेडिट साइड से जो भी पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट साइड से करेंगे। ठीक है ना? तो लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट में यहाँ पर कैश इन हैंड आ गया। जो भी अमाउंट अब बेचेंगे, बेच के जो आई वो यहाँ पर लिखेंगे, टू अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। जैसे लैंड और बिल्डिंग को बेच के कितना पैसा है, फर्नीचर को, प्लांट को। ठीक है? यहाँ तक सब कुछ वही है। फिर ये जो पेमेंट है ये एक ऑर्डर में हो रही है। देखो पहले इसको करिए, फिर इसको करिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे करते करते ये 8 जो पेमेंट है ये एक ऑर्डर में है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, वरना आपके नंबर भी कट जाएंगे अगर आपने ऐसा भी करा। मतलब ये एक इसी ऑर्डर में ही आपने लिखना है अगर आप ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना रहे हो। तो ये ही हम एक एक करके अभी हम आगे यही बात करने वाले हैं। और देखो फिर जो भी सरप्लस होगा यहाँ लिख देंगे। वैसे ये सरप्लस कौन सा लिखेंगे यहाँ पर?
टू सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब कि जो आपका सेक्योर्ड क्रेडिटर वो होते हैं जो ये वाले, मतलब जिसने आपने कंपनी ने अपना कोई भी उधार लिया तो साथ में अपने एसेट भी गिरवी रख दिए, कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, तो वो सेक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। वहां से जो अगर कोई अमाउंट सरप्लस रियलाइज हुआ, वहां से सरप्लस रियलाइज हुआ, अगर वहां से कोई भी पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला है कुछ भी, तो वहां पर वो यहाँ पर लिखेगा अमाउंट। वैसे भी आपको पता है जो भी आपका सरप्लस आता है वो भी इसी साइड पे आता है, बिकॉज ये रियल अकाउंट है। कभी कभार कुछ शेयर होल्डर की कॉल रह जाती है, मान लो शेयर होल्डर को 500 रुपए देने हैं, वो देगा तो वो यहाँ लिखेगा टू कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर में, ठीक है। ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई है। मान लो कि जैसे कि एक चीज यहाँ पर जो लिखी है सरप्लस अमाउंट, ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। जैसे कि मान लो 50,000 के सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, अब हमने उसको 30,000 में पेमेंट करके सेटल कर दिया, तो हमारे पास सरप्लस आ गया, क्योंकि करने थे 50,000 रुपये, हमने करे 30,000, तो 20,000 बच गए, वो मैं यहाँ लिखूंगा। समझ आ गया ना। तो ये होता है सरप्लस अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। अब ये जो पेमेंट ऑर्डर था वो हम समझने वाले हैं, यही मेन है कि किस ऑर्डर में पेमेंट होती है। देखो सबसे पहले क्या लिखा होता है यहाँ पर, लीगल चार्जेस। तो लीगल चार्जेस क्या होते हैं, लीगल चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि एक्सपेंसेस कंपनी को बियर करने पड़े ऑन फाइलिंग द सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू टू द कंपनी। मतलब जो कंपनी के पैसा ड्यू था, जो कंपनी ने जिससे पैसा लेना था और वो पैसा नहीं दे रहा था, तो कंपनी को उसके ऊपर कोर्ट में केस लड़ना पड़ा। उस पे जो खर्चे हो गए, लोअर का खर्चा हो गया होगा, कोर्ट में फीस होती है वो उसका खर्चा हो गया, तो वो वाले खर्चे जो पेमेंट, वो वाले खर्चे हुए, वो बेसिकली लीगल चार्जेस में आएंगे। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है सबसे पहले आप इसको पे करो, पहला आपका पेमेंट इसकी होनी चाहिए, बिकॉज कोर्ट के खर्चे आपके मेन है पहले, बाकी सब खर्चे बाद में। उसके बाद लिक्विडेटर को जो आपने अपॉइंट करें, लिक्विडेटर भी बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले लिक्विडेटर को खर्चा पे करो, लिक्विडेटर की रेमुनरेशन पे करो, भैया वो आपका इतनी मेहनत से काम कर रहा है तो उसको पहला पैसा दो। तो वो देखो वो पैसा पैसा देंगे, तो जो भी रेमुनरेशन होती है वो देंगे। पहला लिखा हुआ है कि रेमुनरेशन लिक्विडेटर को कैसे मिलती है, एक होता है कि एसेट को बेच के, कहता है वो कभी कभार कहता है कि वो एसेट को बेच दो, मैं जितने एसेट बेचूंगा उसको मैं कमीशन लूंगा। जैसे कि 5 लाख के एसेट बेचे, उस पर मुझे 10% दे दो, कैसे निकाला जाएगा, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। 5 लाख के एसेट बेचे, 10% कमीशन है, तो भैया 50,000 रुपये मुझे दो। तो पहला तो ये लेता है। दूसरा वो ले सकता है कि जो मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो मैंने पेमेंट दी, उसके ऊपर कमीशन दो मुझे, कि भाई इतनी मेहनत से मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ढूंढा, फिर मैंने वहां पेमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी आ जाते हैं। मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब वो कि पहले इनको पैसा देते हैं हम, ये अनसिक्योर्ड है, ये हमारे हमारे कोई एसेट गिरवी नहीं रखते, इसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो दो टाइप की पेमेंट दे सकता है वो। सबसे पहले कंपनी जब इंस्टॉलमेंट होती है, कंपनी इंस्टॉलमेंट होती है तो कैसे पेमेंट मांगता है वो, ऐसे मांगता है कि जो मैंने जितनी मैंने पेमेंट दी उस पर कमीशन लेगा, मल्टीप्लाई बाय कमीशन बाय डिवाइड बाय 100। लेकिन अगर कमीशन, मतलब कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट है, कंपनी का पैसा ही नहीं बचा देने के लिए, तो फिर कमीशन कैसे निकल जाएगी, ऐसे कि जितनी अमाउंट अवेलेबल है कंपनी के पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देने की, मान लो कि कंपनी के पास 5 लाख रुपए थे, उसमें से सबसे पहले लीगल चार्जेस पे किए 50,000 के, अब कंपनी के पास 4.5 लाख पे ही बचे हैं, तो जितना अमाउंट अवेलेबल बचा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए वो यहाँ लिखेंगे, और डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ कमीशन। मान लो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को तो 5 लाख पे करने थे, बट कंपनी के पास सिर्फ 4.5 लाख है, तो 4.5 लाख ही लिखूंगा मैं यहाँ पर, और कमीशन जितनी देनी है उसने मान लो 10% कमीशन लेनी है। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 10% ऑफ कमीशन करूंगा। इस बार मैं 4.5 लाख को 10/100 नहीं करूंगा, 10/110 करूंगा। 110 क्यों करूंगा, क्योंकि ये जो अमाउंट अवेलेबल है ये बेसिकली कम है, तो कमीशन भी कम ही मिलेगी आपको। 100 से अगर डिवाइड करूंगा तो कमीशन ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि ये जो 4.5 लाख रुपए है, इसमें जो कमीशन एक्चुअल में देनी थी वो बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसमें कमीशन जब अगर इंक्लूड है पहले से, अगर मैं ये मान लूं, तो ये जो, क्योंकि अगर जैसे कि मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से समझाऊं, तो
जैसे कि अगर मान लो कि 100 रुपीज है मेरे पास और इसमें कमीशन इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर मैं ये मान लो इसमें कमीशन इंक्लूड है, तो कमीशन किस पे निकाली जाएगी? 10% कमीशन है ना, तो 100 का 10% 10 रुपए, तो 110 रुपए। तो कमीशन इंक्लूड किस में बनी जाएगी? 110 में। तो 110 रुपए ऐसी चीज है जिसमें हम कहेंगे कमीशन इंक्लूड है। ठीक है, ये 110 रुपए क्या है? कमीशन इंक्लूड वाला। तो जब कंपनी का पैसा कम होता है तो कंपनी पैसा भी कम देना चाहती है, तो इसलिए फिर 110 से डिवाइड करूंगा ना, जब मैं पांच जैसे 4.5 लाख को, तो 4.5 लाख को 10%, 10/110 करूंगा तो आप देखो कमीशन कम आएगी। अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कमीशन की अमाउंट ज्यादा आएगी। तो ये चीज होती है, तो इसलिए फिर 110 से डिवाइड करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसमें कमीशन इंक्लूड है पहले से ही, तो इसलिए हम 4.5 लाख पे निकालेंगे, ना कि उस पे 5 लाख पे। तो इसलिए ये चीज, इसलिए हम 100 से डिवाइड नहीं करते। 100 से तब डिवाइड करते हैं जब ये 100% वैल्यू होती है। 4.5 लाख रुपए 100% वैल्यू होती है, यानी कि इसमें कमीशन इंक्लूड ही नहीं है, तो हम इस पे निकाल रहे हैं। लेकिन जब इसमें कमीशन इंक्लूड है तो इसमें ये 100% वैल्यू नहीं है, इस पे 10% और ऐड हो चुका है। तो 110% है ये, तो 110% है ये इसको, तो इसे 10/110 करूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही समझना है, इतना डिटेल में इसको नहीं जाना। ये क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। अगला होता है कमीशन। जब हमने शेयर होल्डर को पेमेंट करी, उस पर कमीशन मांगा जाता है। शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पेमेंट करते हैं, अभी आएगा, लास्ट में पे करते हैं शेयर होल्डर को। तो जितने अमाउंट पे करी शेयर होल्डर को, उस पे कमीशन दो, डिवाइड बाय 100% कमीशन। ठीक है, इस पे भी हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो आपका शेयर होल्डर पे पेमेंट दे रहे हैं, इस पे बेसिकली कमीशन वो वाली इंक्लूडेड है। मान लो कि 5 लाख रुपए की पेमेंट दी, तो 10/100 नहीं करूंगा, 110 करूंगा। क्यों करूंगा? मैंने जैसे कि क्या मान लिया कि भाई वही चीज कि मैंने अगर कमीशन, जैसे कि मान लो कि ये अमाउंट ऐसी है जिसपे कमीशन इंक्लूड नहीं थी, यानी कि अमाउंट मैंने शेयर होल्डर को 100 रुपये पे करी, लेकिन कमीशन इस पे देनी है मान लो 10%, तो 10 रुपये, तो 110 रुपये आ गया। तो 110 रुपये क्या है? कमीशन ऐड करने के बाद कितना अमाउंट है, वो 110 रुपये है। तो इसमें मान लो कमीशन एडिड है, तो अगर तो फिर 110 से डिवाइड करो, तो मैं इसमें ये मान लेता हूँ हमेशा। ठीक है, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं। अगला तीसरा हमारी पेमेंट होती है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की, कि जो भी आपका लिक्विडेशन के खर्चे हुए लिक्विडेटर को, वो इसमें आपका चौथी नंबर पे करेगा। चौथे नंबर पे डिवेंचर होल्डर, यानी कि क्रेडिटर ऐसे जिन पे फ्लोटिंग चार्ज होता है एसेट पे, यानी कि एसेट पे कुछ ना कुछ गिरवी होता है, एसेट पे कोई ना कोई कब्जा होता है, तो वो बेसिकली क्रेडिटर चौथे नंबर पे होते हैं। उस पे फिर इंटरेस्ट और डिवेंचर भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर कोई सॉल्वेंट कंपनी है तो इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट कंपनी को इंटरेस्ट और डिवेंचर भी पे करना पड़ता है, जो भी इंटरेस्ट निकला। और अगर इंसॉल्वेंट है तो इंटरेस्ट और डिवेंचर विल बी पेड अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है ना? या अगर सॉल्वेंट होती है तो भैया जितना एक्चुअल में जितनी कंपनी की पूरा लाइफ है, जब हम एक्चुअल पेमेंट दे रहे हैं तब तक उसका इंटरेस्ट और डिवेंचर पे करेंगे। लेकिन अगर कंपनी की लाइफ ही नहीं है, इंसॉल्वेंट हो रखी है, तो जब लिक्विडेशन, जब तक चलेगा अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, जब हमारा लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ मतलब कि इंसॉल्वेंट है ना, तब तक हमारा आपका इंटरेस्ट और डिवेंचर कैलकुलेट करेगी। इसको जैसे एग्जांपल समझो एक, जैसे कि मान लेते हैं कि सॉल्वेंट कंपनी है, ठीक है, और उसको डिवेंचर होल्डर को 5 लाख में पेमेंट करनी है और 10% का तो इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब मान लेते हैं कि भैया कंपनी जो लिक्विडेशन है वो आपका स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022 से, तो अभी देखो पूरा साल पड़ा है। तो हम एक कंपनी मान लो 1 अप्रैल को नहीं, 31 मार्च को लिक्विडेशन स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2022 को। कंपनी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो पूरे साल का पे करेगी। यहाँ तो 12 महीने का पे होगा, तो 10% पूरा लगेगा। लेकिन अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, कंपनी का पैसा नहीं है, तो इंटरेस्ट डिवेंटर विल बी पेड अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है ना? तो जब तक की लिक्विडेशन है तब तक पे करेंगे। मतलब कि मान लो 31 मार्च को लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन आपका ये जो आपका जो पेमेंट करी डिवेंचर होल्डर को, वो कर रहे हैं 31
अगस्त को, सॉरी 31 जुलाई को कर रहे हैं, तो 31 जुलाई तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर आप सॉल्वेंट कंपनी हो, यानी कि डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक। लेकिन अगर आपकी इंसॉल्वेंट कंपनी थी तो जब आपका लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ 31 मार्च तक करना था, तो 31 मार्च तक कैलकुलेट करेगी, यही लिखा हुआ है अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। या फिर अगर सॉल्वेंट है तो एक्चुअल पेमेंट कब हो रही है तब तक करेगी। ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बात करें तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम 5 महीने में पे करते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, देखो यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको इसको इग्नोर करना जरा, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई थी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ था वैसे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर इट। यहाँ पर जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कमीशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड करते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते क्या है, सेक्शन 327 में बता रखा है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं जैसे कि मान लो कोई टैक्सेस है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को, रेट विद इन 12 मंथ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ विंडिंग, वाइंडिंग अप होने से पहले 12 महीने के अंदर आपको ये पे करना है, टैक्सेस वगैरह। कोई भी वेजेस सैलरी एम्प्लॉय की पे करनी है जो ड्यू हो रखी है, नॉट एक्सेडिंग 4 मंथ विद इन द 12 मंथ, 12 महीने के अंदर, मतलब 4 महीने तक एक्सेडिंग नहीं होनी चाहिए, 4 महीने तक ड्यू चल रही है कोई एम्प्लॉय की सैलरी, वो पे करनी है। बिफोर वाइंडिंग अप होने से पहले, यानी कि वही कह रहा है ना, विद इन 12 मंथ, 12 महीने से 12 महीने के अंदर पे करनी है। वाइंडिंग अप शुरू होने से पहले आपका बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका वाइंडिंग अप 31 मार्च से शुरू होने वाला था, उससे पहले आपको ये सैलरी 12 महीने के अंदर पे करनी थी, और 4 महीने गुजर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको ये पे कर, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिट आ जाएगा। और उनका जो क्लेम है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा हो सकता है कि सारे सम जो एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड कोई ड्यू है वो पिन है, प्रोविडेंट का फंड का पैसा, पेंशन फंड का पैसा, ग्रेट्युटी फंड, कंपनसेशन देनी है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन, कोई मान लो कोई नौकर को, कोई वर्कर को कोई आपका कोई एक्सीडेंट की वजह से कंपनसेशन देनी है, इन्वेस्टिगेशन कोई हुआ इस सेक्शन के अंदर, वो आपको उसकी कमीशन एक्सपेंसेस देने हैं, ये सब आएगा इसके अंदर। ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो हमारा अगला है उससे पहले पे होता है। जो सबसे पहले जो क्रेडिटर अगर आपसे पूछे कौन से पे होते हैं सबसे पहले क्रेडिटर, वो होते हैं ऐसे क्रेडिटर जो सिक्योर्ड होते हैं। ये जो फ्लोटिंग चार्ज वाले को बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसमें एसेट सिक्योर्ड होते हैं, जिसके पैसा मरता नहीं है। उसके बाद होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे, और उसके बाद कौन से होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे। ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है आपका। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो पे होते हैं जब आपकी पेमेंट कोई अगर बच जाती है, आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद अगर जो पेमेंट बचती है उसे क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर देते हैं। ठीक है। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका सिंपल से जो आपका कोई वेंडर है, मान लो कि गुड्स आपने उधार में खरीदे, तो आपको उधार में पे करना है, तो उसमें कोई भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है, वो आपका आ जाएगा इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है। फिर आपका जो पेमेंट होती है सबसे लास्ट में दो बंदों को होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, नाम से समझ में आ रहा है प्रेफरेंस इनको पहले मिलती है, तो जो भी इन्होंने पैसा लगाया होता है वो सारा पैसा वापसी दे देते हैं इसको। ठीक है। और जो भी पेमेंट इनकी बची है डिविडेंड की अगर, वो भी देते हैं साथ में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। और लास्ट में जो पैसा बचता है वो सब मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो जो भी अमाउंट बचेगी प्राइवेट शेयर होल्डर के बाद, उसके बाद मिलेगी इक्विटी को। तो ये आपको आपको ऑर्डर समझ में आया पूरा का पूरा। तो सबसे पहले लीगल चार्जेस को पे कर जाता है, फिर आपका लिक्विडेटर रेम्युनरेशन जो कि 3 होती है, एसेट को बेच के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अमाउंट को पे करके, शेयर होल्डर को पेमेंट करके, फिर आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे होती है, फिर प्रेफरेंशियल, फिर प्रेफरेंस अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी। ये अमाउंट इस तरह से पे होती है, और यही आपको सीक्वेंस अगर पेपर में ऐसे लिखोगे तो बढ़े रहेगा। और देखो यही आपका इसमें ऐसे लिखा हुआ था, ये तीनों कमीशन ऐसे लिखी हुई थी। ये देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस, अदर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वही वाले हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर ऑल द बेस्ट। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।